नमस्कार विद्यार्थियों, मैं हूं कुलदीप और आप सबों को होदार स्टडी चैनल में स्वागत है। आज मैं 10th क्लास का विज्ञान का जो मॉडल पेपर 1 जारी किया गया है, 5 पेपर जारी किया गया है, उनमें से आज सेट 1 का सॉल्व देने वाला हूं। तो आप लोग वीडियो पे बने रहिए। चलिए हम लोग कुछ प्रश्न के निर्देश को जानते हैं। निर्देश दिया हुआ है, उसको ध्यान से देखिएगा। यह मॉडल प्रश्न पत्र है कक्षा 10 का और आपका सब्जेक्ट है, विषय है विज्ञान। समय 1 घंटा 30 मिनट का रहेगा और जो टोटल नंबर रहेगा वह है 40 अंकों का। तो इसका निर्देश पढ़िएगा। सभी प्रश्नों का उत्तर अनिवार्य है। दूसरा है कुल प्रश्न 40 हैं। तीसरा निर्देश दिया है प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। और चौथा निर्देश है प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प दिए गए हैं और सही विकल्प का चयन करना है। और जो इम्पोर्टेंट निर्देश है, गलत उत्तर के लिए कोई अंक नहीं कटेगा। कहने का मतलब है आप लोग इसमें अगर गलत कर देते हैं तो किसी प्रकार का भी कोई यहाँ नेगेटिव मार्किंग नहीं है, कोई मार्क नहीं कटेगा। तो आप लोग इन सभी निर्देश को ध्यान में देते हुए सभी क्वेश्चन अटेंड जरूर करिएगा, क्योंकि यहाँ नेगेटिव मार्किंग नहीं है। जैसे कि अन्य एसएससी वगैरह एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग होता है, उस प्रकार का यहाँ नहीं है। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, दाढ़ी बनाने में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए समतल दर्पण, ऑप्शन नंबर बी उत्तल दर्पण, ऑप्शन नंबर सी अवतल दर्पण और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी अवतल दर्पण। अगला क्वेश्चन नंबर 2, गोलीय दर्पण में फोकस दूरी एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध क्या है? ऑप्शन नंबर ए है आर बराबर एफ बाय 2, बी एफ बराबर आर बाय 2, ऑप्शन नंबर सी आर बराबर एफ और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है दोस्तों, इसका संबंध जो होता है ऑप्शन नंबर बी एफ बराबर आर बाय 2। प्रश्न संख्या 3, प्रकाश के अपवर्तन की क्रिया में कौन सी भौतिक राशि अपरिवर्तित रहती है? कहने का तात्पर्य है जिसमें इस अपवर्तन के नियम में कौन सी भौतिक राशि में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ऑप्शन नंबर ए है आवृत्ति, ऑप्शन नंबर बी है वेग, ऑप्शन नंबर सी है तरंगदैर्घ्य और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आवृत्ति। आवृत्ति में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है। प्रश्न संख्या 4, अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद किरण किस बिंदु से होकर गुजरेगी? ऑप्शन नंबर ए सी, ऑप्शन नंबर बी एफ, ऑप्शन नंबर सी पी, ऑप्शन नंबर डी सी और एफ के बीच। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी एफ, यानी फोकस से होकर गुजरेगी। क्योंकि कोई भी जो अवतल दर्पण में परावर्तन के पश्चात किरण जो है फोकस दूरी से होकर गुजरती है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न संख्या 5, किसी दर्पण से वस्तु को कहीं भी रखने में वस्तु के बराबर आकार का सीधा प्रतिबिंब बनता है, वह दर्पण होगा। ऑप्शन नंबर ए उत्तल दर्पण, ऑप्शन नंबर बी अवतल दर्पण, ऑप्शन नंबर सी समतल दर्पण, ऑप्शन नंबर डी समतल तथा उत्तल दर्पण। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि ऑप्शन नंबर सी में समतल दर्पण है। समतल दर्पण में कहीं भी अगर प्रतिबिंब को रखेंगे तो वह सीधा प्रतिबिंब ही बनाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 6, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है? काफ़ी इजी है दोस्तों, यह काफ़ी इजी क्वेश्चन पूछा गया है, ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन नंबर ए 1, ऑप्शन नंबर बी 2, ऑप्शन नंबर सी 3, ऑप्शन नंबर डी 4। तो हम लोग जानते हैं दोस्तों प्रकाश के अपवर्तन और परावर्तन दोनों के ही 2 नियम है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 2। अगला प्रश्न संख्या 7, किसी गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 50 सेंटीमीटर है तो उसकी फोकस दूरी क्या होगा? तो हम लोग जानते हैं दोस्तों F बराबर R बटे 2, यानी हम लोग को R दिया हुआ है तो कितना होगा F बराबर 50 बटे 2, यानी जब 50 से 2 से भाग देंगे तो इसका सही आंसर आ जाएगा 25 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन नंबर सी जो है 25 सेंटीमीटर है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 8, 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होगी। तो हम लोग जानते हैं दोस्तों
जो क्षमता है P इक्वल टू होता है 1/F। तो हम लोग को 1 मीटर हम लोग को जो F दिया हुआ है तो P बराबर 1/F यानी कि 1/1। अब जब इसको काटेंगे तो 1 डायोप्टर ही होगा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1 डायोप्टर। अगला प्रश्न संख्या 9, किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा क्या होती है? तो याद रखिएगा दोस्तों, हमेशा जो उत्तल लेंस की फोकस दूरी होता है वह प्लस में होता है। तो ऑप्शन नंबर ए है प्लस यानी पॉजिटिव। और यह भी याद रखिएगा कि अवतल लेंस की फोकस दूरी हमेशा नेगेटिव होता है। तो यहाँ जो सही आंसर होगा वह है ऑप्शन नंबर ए, पॉजिटिव। प्रश्न संख्या 10, प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है। हम लोग को जानना होगा दोस्तों कि सबसे अधिक जो प्रकाश की चाल होता है वह निर्वात में होता है, उसके बाद वायु में, उसके बाद जल में, और सबसे न्यूनतम जो प्रकाश की चाल होती है वह होता है कांच में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कांच में। अगला प्रश्न संख्या 11, 4T क्षमता वाले अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होगी? हाँ दोस्तों, हम लोग अभी ही क्षमता का फॉर्मूला जानते हैं। क्षमता यानी P बराबर 1/F होता है। तो हम लोग को F का वैल्यू P का वैल्यू दिया हुआ है। P का वैल्यू है 4, वो भी मीटर में। तो हम लोग जानते हैं 1/4 हो जाएगा इसको। और इसको अगर मीटर से सेंटीमीटर में चेंज करेंगे, F बराबर 1/4 इंटू 100। तो जब 100 को 4 से डिवाइड देंगे, भाग देंगे, तो इसका सही आंसर जो हम लोग को मिलेगा वह है 25 सेंटीमीटर। ठीक है, याद रखने वाली बात यह है कि जब भी हम लोग को जो क्षमता पूछेगा वह हमेशा मीटर में होना चाहिए, दिया रहता है। और मीटर में है, ऑप्शन में सेंटीमीटर में है, अतः हमें सेंटीमीटर में बदलने के लिए 100 से क्या किए, मल्टीप्लाई कर दिए, तो हम लोग को सेंटीमीटर में चेंज हो गया। क्योंकि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है। तो 100 सेंटीमीटर को हम लोग मीटर में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। और 1 मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए गुना करना पड़ता है। तो 1/4 इंटू 100 इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन नंबर 12 है, किसी उत्तल लेंस का फोकासांतर 50 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता क्या होगी? तो हम लोग को दोस्तों अभी फोकस दिया हुआ है और हम लोग को अभी P निकालना है। तो हम लोग जानते हैं P बराबर 1/F यानी कि 1/50। और जब 1/50 को हम लोग डिवाइड देंगे तो आएगा 0.02। और ये सेंटीमीटर में है, इसको मीटर में बदलना होगा। तो 100 से गुना करेंगे। तो जब 100 से 0.02 को गुना करेंगे तो हम लोग का सही आंसर आएगा 2 डायोप्टर। क्योंकि हमेशा जो डायोप्टर है वह मीटर में ही रहता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 13, और काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों और काफ़ी इजी भी है। इससे पहले भी इस टाइप का क्वेश्चन कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, प्रकाश का वेग सर्वाधिक होगा। तो हम लोग जानते हैं सर्वाधिक जो होता है प्रकाश का वेग वह होता है निर्वात में। निर्वात मतलब जहाँ ना हवा हो ना पानी हो, कोई माध्यम नहीं हो, उसे निर्वात कहते हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, निर्वात। क्वेश्चन नंबर 14, दिए गए प्रकरण में कौन ऊष्माक्षेपी है? तो हम लोग जानते हैं दोस्तों ऊष्माक्षेपी क्या होता है, जिसमें उस प्रक्रिया के होने के फलस्वरूप ऊष्मा उत्पन्न होता है। क्या होता है? ऊष्मा उत्पन्न होता है, वो होता है ऊष्माक्षेपी। तो इसमें हम लोग का पहला ऑप्शन जो है श्वसन, दूसरा ऑप्शन है पाचन, तीसरा ऑप्शन है उत्सर्जन और ऑप्शन नंबर डी है संवहन। तो जिसमें हम लोग का ऊष्मा उत्पन्न होता है, ऊष्माक्षेपी होता है, वह है ऑप्शन नंबर ए, श्वसन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, श्वसन। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 15, चिप्स के पैकेट विकृत गंधिता से बचने के लिए कौन सा गैस डाली जाती है? तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए ऑक्सीजन, ऑप्शन नंबर बी नाइट्रोजन, ऑप्शन नंबर सी हाइड्रोजन और ऑप्शन नंबर डी है कार्बन डाइऑक्साइड। तो हम लोग जानते हैं दोस्तों किसी भी चिप्स की थैली में उसे खराब होने से बचाने के लिए चिप्स को नाइट्रोजन गैस का उपयोग किया जाता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नाइट्रोजन। अगला प्रश्न संख्या 16, जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया है? ऑप्शन नंबर ए संयोजन अभिक्रिया, ऑप्शन नंबर बी वियोजन अभिक्रिया, ऑप्शन नंबर सी विस्थापन अभिक्रिया, ऑप्शन नंबर डी द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, संयोजन अभिक्रिया। प्रश्न संख्या 17, दिए गए अभिक्रिया में किस पदार्थ का उपचयन हो रहा है? उपचयन कहने का मतलब है दोस्तों ऑक्सीजन का जुड़ना।
तो इस समीकरण में हम लोग देख रहे हैं कि कार्बन में जो है ऑक्सीजन क्या हो रहा है, जुड़ रहा है। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कार्बन। अगला प्रश्न संख्या 18, दिए गए कौन सा रासायनिक समीकरण संतुलन है। तो संतुलन को देखने के लिए हम लोग को तत्वों के दोनों ओर यानी तीर चिन्ह के दोनों ओर तत्वों के परमाणु संख्या समान होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी में देख रहे हैं हाइड्रोजन इधर 2 है और तीर चिन्ह के उधर हाइड्रोजन 4 है, तो यह असंतुलित है। ऑप्शन नंबर सी है, यहाँ एल्यूमिनियम 4 दिया हुआ है और तीर चिन्ह के दाहिनी ओर एल्यूमिनियम 2 है, यानी यह भी संतुलन नहीं है। ऑप्शन नंबर डी जो है Cu कॉपर 2 दिया हुआ है और तीर चिन्ह के दाहिनी ओर कॉपर 1 है, तो यह भी असंतुलित है। और ऑप्शन नंबर ए में है जो दोनों तरफ संतुलित है, कैल्शियम भी 1 है उधर भी 1 है, हाइड्रोजन इधर 2 है उधर भी 2 है, ऑक्सीजन इधर 4 है उधर भी 4 है। तो जो संतुलित है वह है ऑप्शन नंबर ए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन नंबर 19, दिए गए चित्र में कौन सी अभिक्रिया हो रही है। तो यहाँ तो कोई चित्र दिया हुआ नहीं है दोस्तों, लेकिन हम लोग ध्यान देंगे कि Pb प्लस CuCl2 जो है Pb जो है कॉपर को हटा देता है, मतलब यहाँ विस्थापन अभिक्रिया हो रहा है। ठीक है, समीकरण के दाहिनी ओर क्या बन रहा है, PbCl2 प्लस Cu। तो Pb जो है कॉपर को हटा के उसका स्थान को ले लेता है, तो यह विस्थापन अभिक्रिया हो रहा है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, विस्थापन। प्रश्न संख्या 20, दिए गए पदार्थ में कौन गंधीय सूचक की तरह व्यवहार करता है। ऑप्शन नंबर ए हल्दी, ऑप्शन नंबर बी लिटमस, ऑप्शन नंबर सी चाइना रोज और ऑप्शन नंबर डी प्याज। तो हम लोग इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, प्याज। अगला प्रश्न संख्या 21, हड्डियों को जोड़ने के लिए डॉक्टर किस लवण का उपयोग करता है। तो इसका सही आंसर है दोस्तों प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी जो है CaSO4 हाफ H2O, यह है प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्वेश्चन संख्या 22, विरंजक चूर्ण का सूत्र क्या है। हम लोग जानते हैं दोस्तों विरंजक चूर्ण का जो सूत्र होता है CaOCl2 होता है। तो ऑप्शन नंबर सी में है इसका सही आंसर CaOCl2। अगला प्रश्न है दोस्तों, इस चित्र में कौन अभिक्रिया हो रही है। तो आप लोग NCERT का बुक का ही क्वेश्चन है दोस्तों, इस प्रकार के फोटो जरूर देखिएगा। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, वियोजन अभिक्रिया। अगला प्रश्न संख्या 24, टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑक्सैलिक अम्ल। तो इस ऑप्शन नंबर डी है ऑक्सैलिक अम्ल। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ऑक्सैलिक अम्ल। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 25, तनुकरण प्रक्रिया में क्या होती है। ऑप्शन नंबर ए हाइड्रोजन का सांद्रम वृद्धि, ऑप्शन नंबर बी OH- के सांद्रम में वृद्धि, ऑप्शन नंबर सी हाइड्रोजन प्लस OH- आयन के सांद्रम में कमी, ऑप्शन नंबर डी H3O+ के सांद्रम में वृद्धि। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, H+O- आयन के सांद्रम में कमी। प्रश्न संख्या 26, निम्न में कौन प्रकाशीय वियोजन का उदाहरण है। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ए AgBr, और यह Ag+Br बनता है, इसमें प्रकाश उत्पन्न होती है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए AgBr। अगला प्रश्न नंबर 27, अमीबा अपने किस अंग से भोजन ग्रहण करता है। तो हम लोग जानते हैं दोस्तों वो अपनी कूटपाथ से भोजन ग्रहण करता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कूटपाथ। अगला प्रश्न संख्या 28, पाचन प्रक्रिया में वसा का इमल्सीकरण कौन करता है। तो हम लोग जानते हैं दोस्तों वह करता है पीत, जो पीत रस निकलता है वह वसा का पाचन करता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न संख्या 29, निम्नलिखित में किस जीव में स्वपोषी पोषण होता है। तो स्वपोषी पोषण दोस्तों जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, हरे पेड़ पौधे। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, आम। अगला प्रश्न संख्या 30, मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं। तो हम लोग जानते हैं दोस्तों मानव हृदय में 4 कोष्ठ होते हैं।
दाया अलिंद दाया निलय, बाया अलिंद बाया निलय। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी 4। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, श्वसन वर्णक किसे कहते हैं? तो इसका सही आंसर है दोस्तों हीमोग्लोबिन। अगर हरित वर्णक पूछता तो दोस्तों क्लोरोफिल कहते, लेकिन श्वसन वर्णक पूछा है तो इसका सही आंसर है हीमोग्लोबिन। अगला प्रश्न है दोस्तों, उत्सर्जन तंत्र की क्रियात्मक इकाई क्या है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ब्रिकाणु। तो ऑप्शन नंबर सी ब्रिकाणु होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 33, ब्रिक की क्रियाशीलता कम होने पर रक्त को शरीर से बाहर निकालना या छानने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो हम लोग जानते हैं दोस्तों इसको अपोहन कहते हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी अपोहन। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 34, जनन की मूल घटना क्या है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी डीएनए की प्रकृति बनाना। ठीक है। अगला प्रश्न नंबर 35, दिया गया चित्र किस प्रकार के जनन को दर्शाता है? तो याद रखिएगा दोस्तों यह प्लाज्मोडियम का चित्र है और इसमें जो है बहुखंडन विधि से जनन होता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए बहुखंडन। अगला प्रश्न दोस्तों क्वेश्चन नंबर 36, नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संलयन को क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर है दोस्तों निषेचन कहते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर निषेचन। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 37, लड़कों में यौन आरंभ के लक्षण का नियंत्रण कौन हार्मोन करता है? तो हम लोग जानते हैं दोस्तों लड़कों में जो यौन आरंभ में जो हार्मोन निकलता है वह है टेस्टोस्टेरोन। ऑप्शन नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा ए। और लड़कियों में याद रखिएगा दोस्तों उस सबका में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन 2 हार्मोन निकलता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 38, सौर स्थिरांक का मान क्या है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 1.4 किलोवाट प्रति मीटर स्क्वायर। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 39, जैव गैस का मुख्य घटक क्या है? जैव गैस मतलब गोबर गैस दोस्तों, जो सड़े गले पदार्थों से जो गैस बनाता है। तो इसमें जो है मीथेन गैस निकलता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी मीथेन। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 40 और यह लास्ट क्वेश्चन है। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए देखते हैं लास्ट क्वेश्चन है, महासागरीय तापीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए महासागर के पृष्ठ के जल का ताप और 2 मीटर की गहराई के जल के ताप में कितना का अंतर होता है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों 20 डिग्री सेल्सियस। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा 20 डिग्री सेल्सियस। आप लोग को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। ये हम लोग का विज्ञान का सेट नंबर 1 था। आप लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। अगले दिन हम लोग सेट नंबर 2 का हल करेंगे। आप लोग के सपोर्ट अगर हुआ तो 5 सेट जल्दी ही तैयार हो जाएगा। आप लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।